Hello students, our next topic is your energy stored in capacitor. Clear? What is capacitor? So I have told you in the previous videos about capacitor and what is the capacitance of parallel plate capacitor. We also have calculated this one. इसको दो केस में कैलकुलेट किया था कि we put dielectric constant between the parallel plate capacitor completely और पार्शियली के भी दो तीन केसेस अपन ने किए थे, तो वो सारे केसेस आप देखोगे और वहाँ से थोड़ा सा कैपेसिटेंस को पढ़ने की कोशिश करोगे. Our next topic is your energy stored in capacitor. कैपेसिटर इज व्हाट? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज इनसाइड इट. अब तो अगर वो चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर रही है तो इसका मतलब वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी क्या कर रही है? स्टोर कर रही है. तो कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, इसको हमें क्या करना है? यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है कि सपोज मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्लियर? मैंने क्या करना है, अभी शुरुआत में इसके पास चार्ज कितना है आपका? ये जीरो है. जब चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी कितना होगा आपका? जीरो होगा. जब मैंने कैपेसिटर बताया था कि कैपेसिटर को मैंने एक वाटर टैंक की तरह एज्यूम किया था, वाटर को मैंने चार्ज बोला था और उसके वाटर सप्लाई करने के पोटेंशियल को उसका पोटेंशियल बोला था. तो जब तक इसके पास चार्ज नहीं होगा इसका पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा. ये बात समझ में आ रही है? हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा चार्ज दे दिया. इस प्लेट को कौन सा चार्ज दे दिया? पॉजिटिव चार्ज दे दिया. क्लियर? हम चाहते हैं कि हम इस कैपेसिटर को और चार्ज दें. तो अगर हम और चार्ज देंगे तो ये प्लस जो पहले से प्रेजेंट है ये कमिंग चार्ज का क्या करेगा? अपोज करेगा. ये बात समझ में आ रहा है? जो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज देंगे ये प्लस उस पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा? अपोज करेगा. तो अपोज करेगा तो इसके लिए अगले चार्ज को जो हमें इसको प्रोवाइड करना उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, चार्ज को डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, तब तो यहाँ पर वो नया पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा. ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हमने इसको चार्ज दिया और इसको और चार्ज देना चाहते हैं तो उस चार्ज को लाने में चूंकि प्लस है और प्लस ही देना है तो ये प्लस इस प्लस को अपोज करेगा. तो जो चार्ज हम इसको और देना चाह रहे हैं उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से और चार्ज लाना है तो आपकी बार ज्यादा अपोज होगा क्योंकि दो दो पॉजिटिव पहले से. तो इस तरीके से इस प्लेट को चार्ज करने के लिए हमें कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, इतना तो श्योर. ये बात समझ में आ रही है? अब अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के हिसाब से इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो सपोज इस पर टोटल चार्ज कितना आ गया? क्यू आ गया और इसका पोटेंशियल कितना हो गया आपका? ये वी हो गया. ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई पूछे कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आया है इस पॉजिटिव चार्ज को आप देते जा रहे हो, ये इसको स्टोर करता जा रहे हो, तो कितना वर्क डन करना पड़ा ये? तो आपको एक चीज पता होता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. कोई प्रॉब्लम इसमें? पोटेंशियल में पढ़ रखा है. सो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q इंटू वी. ये कब का वर्क डन है? जब टोटल चार्ज Q हो चुका है और टोटल पोटेंशियल कितना हो चुका है? V हो चुका है. मतलब इट इज सेट टू बी द फाइनल वर्क डन. ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? इनिशियली वर्क डन कितना था? इनिशियल वर्क डन V होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल. चार्ज भी जीरो था, पोटेंशियल भी कितना था? जीरो था. तो इनिशियल वर्क डन कितना हो गया आपका? ये जीरो हो गया. तो ऑन एन एवरेज टोटल वर्क डन कितना आ गया? इन दोनों का एवरेज ले लो. तो एवरेज वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो प्लस क्यू वी डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो योर आंसर इज योर हाफ क्यू इंटू वी. और यही जो वर्क डन, जितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको चार्ज सप्लाई करने में, इसके अंदर इतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी. तो सबसे पहली बात, कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है. ये एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है. हमें क्यों ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस कहलाती है? क्योंकि जब इसकी एक प्लेट को अपन चार्ज देते हैं, जब उसको फर्दर चार्ज देना होता है तो जो पहले वाला चार्ज है बाद वाले चार्ज का अपोज करता है. इसलिए उसको फर्दर चार्ज देने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. और जो हम वर्क डन करेंगे वो कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा. एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ये बात समझ में आ रहा है? कोई पूछे कितना स्टोर होता है, योर आंसर शुड बी योर हाफ क्यू इंटू वी. मैंने पहले बताया जब शुरुआत में चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल जीरो होगा. तो वर्क डन क्या होता है? हमेशा प्रोडक्ट होता है किसका? चार्ज और पोटेंशियल का. तो शुरुआत में इनिशियल वर्क डन कितना हो गया? जीरो हो गया. जब इसको चार्ज दिया तो पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया? इसका वी हो गया. ये बात समझ में आ रही है? जब पोटेंशियल बढ़ के वी हो गया तो अब वर्क डन कितना हो गया? क्यू इंटू वी हो गया. तो कोई पूछे ये इनिशियल ये फाइनल, ऑन एन एवरेज कितना वर्क डन किया गया? तो इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा. जीरो प्लस क्यू वी बाई 2 करना पड़ेगा इसको, तो आ जाएगा हाफ क्यू इंटू वी. और यही होती है एनर्जी स्टोर्ड इन योर कैपेसिटर. लेकिन अगर एग्जाम में इस तरीके से डेरिवेशन करोगे तो शायद एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करे. इसलिए इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है जो बुक इस लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ होता है. करना यही है सब कुछ जो अपन ने किया है, बस उसको थोड़ा एक अलग तरीके से अपन करने जा रहे हैं. ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो क्या है इसका ये प्रॉपर, ये यही रिजल्ट भी आएगा. अभी लास्ट में दिखाऊंगा मैं, सेम रिजल्ट आएगा. रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा. देखना ध्यान से यहाँ पर.
सपोज एक कैपेसिटर है, लेट अ चार्ज क्यू इज गिवन टू कंडक्टर। क्लियर, एक कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया जा रहा है फॉर इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल फ्रॉम जीरो टू वी। तो जब चार्ज नहीं था, पोटेंशियल जीरो था, क्यू चार्ज दे दिया तो उसका ये इंक्रीज है, ठीक है, फॉर इंक्रीज इट्स पोटेंशियल फ्रॉम जीरो टू कितना हो गया, वी हो गया, तो उसका पोटेंशियल जीरो से बढ़कर कितना हो गया आपका, वी हो गया। क्लियर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो अब हम क्या इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम पूरे वर्क डन को एक बार में नहीं निकालेंगे, हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। तो वही लिखा है कि अगर भाई चार्ज थोड़ा सा दिया जाए तो उसका अगर क्यू चार्ज देने पर पोटेंशियल सपोज थोड़ा सा बढ़ता है, एग्जैक्टली कितना बढ़ा, वी चार्ज बढ़ा, वी पोटेंशियल बढ़ा। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि क्यू चार्ज देने पर पोटेंशियल में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, डीवी हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सप्लाई चार्ज टू कंडक्टर फॉर इंक्रीज इट्स वोल्टेज बाई डीवी। तो एक छोटा सा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन मैंने बताया चार्ज इंटू क्या होता है, पोटेंशियल होता है। चार्ज दे रहे हैं क्यू, जिसके कारण पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ा, कितना बड़ा आपका ये डीवी बढ़ा। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, अगर हमें इसी चार्ज से पोटेंशियल कितना बढ़ाना है, जीरो से वी तक बढ़ाना है, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इधर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लिमिट जीरो से कहाँ तक लगानी पड़ेगी आपको, वी तक लगानी पड़ेगी। फिर इसके बाद क्या आ गया आपको, ये डी डब्ल्यू का कितना हो जाना है, डब्ल्यू हो जाना है, दैट इज योर जीरो टू वी क्यू इंटू क्या हो गया, डीवी हो गया। आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सो यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल हो जाएगा ये। क्लियर, तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप, सी इंटू वी लिख सकते हो। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो वी सी वी इंटू कितना हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। अब यहाँ पर सी कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। अगर एक टैंक में 100 लीटर पानी जा सकता है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 100 लीटर। तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, फिक्स हो गई, वो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, सी को अपन ने कॉमन ले लिया। अब अंदर कितना बचा, जीरो से वी, वी इंटू कितना बचा आपका ये डीवी बचा। तो फिर यहाँ पर v का कितना हो जाएगा, दैट इज योर वी स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट जीरो से कहाँ तक जाएगी आपकी, v तक जाएगी। सो इसको सॉल्व किया, एक बार v की जगह v रखा, फिर v की जगह जीरो रख दिया, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू। ये टर्म हो गया जीरो। तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, दैट इज योर हाफ सी वी स्क्वायर। क्यों इसको यू लिखा हूँ, क्योंकि ये जो वर्क डन आ रहा है यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या रहेगा आपको, ये स्टोर रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है कैपेसिटर के अंदर, दैट इज योर हाफ सी वी स्क्वायर होती। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखो इसमें क्या, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि सी इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन वी होता है। तो इसी फॉर्मूले में सी की जगह कितना रख देंगे, क्यू अपॉन वी रख देंगे। तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ क्यू अपॉन वी इंटू कितना हो जाएगा, ये वी स्क्वायर है। तो वी से वी कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, दैट इज योर हाफ क्यू इंटू कितना आ गया आपका, ये v आ गया। ये वही फार्मूला जो मैंने इधर किनारे बताया था, जो यहाँ से ऑब्टेन हो रहा, कुछ नहीं करना, बस कैपेसिटेंस की वैल्यू रख देनी। ये बात समझ में आ रहा। फिर एक चीज और देखो, हमें फिर से पता है c इज इक्वल टू कितना होता है, q अपॉन v होता है। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, q अपॉन c लिख सकते हो। तो यहाँ पर v की वैल्यू आप रख दोगे तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, ये हाफ q इंटू कितना आ जाएगा, q अपॉन c, q इंटू q हो जाएगा q स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो दैट इज अगेन द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला फ्रॉम हियर। इफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल इज गिवन, यू हैव टू यूज दिस वन, एंड यही 90% यूज होता है कैपेसिटर में, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड का। लेकिन अगर पोटेंशियल और चार्ज दिया देन यू कैन यूज दिस वन, एंड इफ द चार्ज एंड कैपेसिटेंस इज गिवन देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बेसिकली वी हैव थ्री formulas फॉर गेटिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एंड ऑल द थ्री formulas इज व्हाट, that is your first one is your half cv square, which is again equal to half q into v, and which is again equal to half q square upon c. So these are the formulas through which you can find the energy stored in capacitor. ये बात समझ में आ रही। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भाई अगर मैं तुमसे सिंपल सा पूछूं कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती कहाँ पर, ये बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर देखो, ये कैपेसिटर की कौन सी प्लेट है, पहली प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, और ये दूसरी प्लेट जिसको ग्राउंडिंग किया गया, कौन सा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज। एनर्जी हमेशा उसी जगह स्टोर होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये बात समझ में आ रही। अभी टू इक्वल एंड अपोजिट प्लेट्स हैं, तो इनके जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसी रीजन पर होगी, और कितनी होगी आपकी, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस से किधर की ओर होगी आपकी, माइनस की ओर होगी। जिसको बहुत ध्यान से रखना कि अगर इस टाइप का कैपेसिटर है वो एनर्जी कहाँ स्टोर करेगा, तो चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो केवल प्लेट्स के बीच में है, तो एनर्जी कहाँ स्टोर करेगा, केवल प्लेट्स के बीच में स्टोर करेगा। ये बात समझ में आ रही। इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, ये गॉस थ्योरम इस केसेस को बता चुका हूं मैं। जब इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इधर इधर कोई भी एनर्जी स्टोर्ड
नहीं करेगा तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने अंदर कहाँ एनर्जी स्टोर करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स भेजी आज कैपेसिटर इंडिविजुअली कुछ लोगों को, जिसको नहीं मिली वो लोग मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, तो मैं नोट्स भेज दूंगा। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर उस नोट्स में अभी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं है, जो कि लगभग आपके सिलेबस में भी नहीं, लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा अपन, तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी रहेंगी। तो सबसे पहली बात, अगर कोई कहे कि कैपेसिटर में कहाँ चार्ज या कहाँ एनर्जी स्टोर होती थी, और आंसर शुड भी जहाँ जहाँ वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज और एनर्जी वहीं पर क्या होती है आपकी स्टोर होती है। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी और इधर इधर एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। इस एनर्जी स्टोर के बाद एक और टॉपिक आता है आपको बच्चा, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड है। एक आध बार उसका डेरिवेशन पूछा जा चुका है। ये जो बताने वाला हूँ ये डेरिवेशन यहाँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब अपन आएंगे इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में, और साथ ही साथ अपन पहुँचेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स में, तो वहाँ ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसको देख लेते हैं। एक टर्म और कैलकुलेट करना पड़ता है आपका ये, दैट इज योर एनर्जी डेंसिटी। क्लियर? क्या होता है आपका एनर्जी डेंसिटी? दैट इज योर यू डैश। तो एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट? एनर्जी डेंसिटी इज योर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। क्लियर भाई? एनर्जी कितनी स्टोर होती है तो अभी देख चुका है अपन ने। वी हैव थ्री फार्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी इज इक्वल टू कितना होता है आपका ये, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। दीज ऑल आर द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर. If anybody asked you what is the energy density, then it is nothing but it is the total energy per unit volume of the capacitor. अब कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होता है? सो दिस इज योर व्हाट, कैपेसिटर। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर इसका प्लेट का एरिया कितना होता है आपका, ए होता है, और प्लेट्स के बीच का गैप कितना होता है, डी होता है। इसमें प्लस सिग्मा चार्ज होता है, इसमें माइनस सिग्मा चार्ज होता है आपका ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से किधर की ओर जाती है आपकी, माइनस की ओर जाती है। तो भाई जो एनर्जी स्टोर हो रही कितने वॉल्यूम में स्टोर हो रही, केवल इतने वॉल्यूम में स्टोर हो रही, क्योंकि एनर्जी तो ही स्टोर होगी जहां पर क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो ये वॉल्यूम कितना है, तो भाई ये एरिया ए है, कितने डिस्टेंस तक है, डी तक है। ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू डी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट यू इंटू यू डिवाइड बाई कितना हो गया, ए इंटू डी हो गया। एंड दैट एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस कैपेसिटर इज सेड टू बी द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। एंड यू नो अबाउट द यू, यू इज हाउ मच, आई एम यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज हाउ मच, दैट इज योर हाफ क्यू इंटू वी डिवाइड बाई कितना हो गया आपका, ए इंटू डी हो गया। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, V इज इक्वल टू आप लिख सकते हो E इंटू कितना लिख सकते हो, D लिख सकते हो। तो ये V की जगह मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर, E इंटू D लिख दिया। D से D क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर चार्ज प्लस सिग्मा है और चार्ज Q है, तो आपको ये भी पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो। सो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये बचा कितना आपका, ये बचा हाफ क्यू इंटू ई डिवाइड बाई ए बचा ये। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो, हाफ क्यू को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एरिया इंटू ई डिवाइड बाई कितना बचा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, हाफ सिग्मा इंटू ई आ गया। ये बात समझ में आ रहा है। अब एक बात और है आपकी, मैं पूछूं इन दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, और आंसर शुड बी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। सो यहाँ से सिग्मा कितना आ जाएगा, दैट इज योर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये ई आ गया। इस ई की वैल्यू को भी क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो जो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, हाफ सिग्मा इंटू सिग्मा डिवाइड बाई कितना आ गया आपका ये एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इज योर आ चुका है आपका ये, कुछ गड़बड़ हो चुका है, यू हाफ क्यू इंटू ई ए डी, हाफ क्यू ए डी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखो है क्या ये, E इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। तो यहाँ से सिग्मा क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिख सकते हो। तो इस सिग्मा की वैल्यू क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिखूंगा। तो यू डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इंटू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो दैट विल बिकम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज योर यू डैश। इट इज सेड टू बी द एनर्जी स्टोर्ड, energy stored per unit volume of the capacitor, which is also called your energy density of the capacitor। ये बात समझ में आ रही है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना ये। और नेक्स्ट टॉपिक इज योर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज योर लॉस ऑफ एनर्जी। व्हाट डू मीन बाय लॉस ऑफ एनर्जी, ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, बस फटाफट इतना देखते जाओ। सपोज मेरे पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर इस तरीके से, ध्यान से देखो ये ना, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1, और इसको अपन ने V1 बैटरी से क्या कर दिया, लगा दिया।
जब बैटरी से लगाया तो ये अपने अंदर क्या करेगी, बैटरी इसको चार्ज भेजेगी। कितना चार्ज भेज रही, Q1, और ये चार्ज हो गया। अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो हाफ C1V1 स्क्वायर स्टोर करेगा। सिमिलरली एक यहाँ पर दूसरा है, दैट इज योर C2। इसको एक अलग बैटरी से लगाया जिसका वोल्टेज कितना था V2, और उसने कितना चार्ज सप्लाई किया इसको, ये Q2 चार्ज सप्लाई किया। इसने अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर की, हाफ C2V2 स्क्वायर। ये बात समझ में आती है। यहाँ पर क्या है ये कि हमारे पास दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर्स में क्या है, लेट टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस पोटेंशियल एंड चार्जेस आर। पहले का जो कैपेसिटेंस है C1 है, वोल्टेज V1 है और चार्ज कितना है, Q1 है। दूसरे का जो है C2 है, V2 और कितना आपका ये Q2 है। इसका मतलब पहला वाला जो कैपेसिटर है कितने वोल्ट से लगा हुआ है, V1 वोल्ट से लगा। जो दूसरा कैपेसिटर है कितने वोल्ट से लगा हुआ है आपका, V2 वोल्ट से लगा हुआ है। तो पहले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी स्टोर होती हाफ C1V1 स्क्वायर, दैट इज और हाफ C1 कितना हो गया, V1 स्क्वायर। दूसरे वाले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज और हाफ C2V2 स्क्वायर। ये जो दोनों एनर्जी तब की जब दोनों कैपेसिटर अलग अलग बैटरी से क्या किए गए, चार्ज किए गए, तो दोनों में अपनी अपनी एनर्जी स्टोर्ड। इसमें 50 जूल है, सपोज इसमें भी 50 जूल। तो कोई पूछे भाई शुरुआत में दोनों कैपेसिटर में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर थी, तो टोटल एनर्जी स्टोर में कुछ नहीं करना, दोनों की एनर्जी को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना। तो आपने लगा दिया इनिशियल एनर्जी UI इज इक्वल टू क्या लगा दिया आपने, U1 प्लस U2 दैट इज हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस कितना हो गया, हाफ C2V2 स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर दोनों कैपेसिटर को उन्हीं बैटरी से निकाल कर एक साथ ज्वाइन कर दिया जाए, क्लियर। ये दो कैपेसिटर थे जो अलग अलग बैटरी से लगे थे, अलग अलग एनर्जी स्टोर थी। अब इन दोनों को एक साथ क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। जैसे इन दोनों को आप एक साथ ज्वाइन करोगे, ये बात समझ में आ रही है, तो जाहिर सी बात है दोनों कैपेसिटर में से हो सकता है किसी के पास ज़्यादा एनर्जी हो, किसी के पास कम एनर्जी हो, क्लियर। और या हो सकता है किसी के पास ज़्यादा चार्ज हो, किसी के पास कम चार्ज हो। चूंकि ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, जैसे ही किया तो सपोज ये चार्ज ज़्यादा ये चार्ज कम है, तो ये चार्ज अगर ज़्यादा और ये चार्ज कम है तो ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज सप्लाई करेगा। ये बात समझ में आ रही है। सपोज यहाँ पर ध्यान समझना है, सपोज ये पोटेंशियल कितना है, V1 है, और ये पोटेंशियल कितना आपका V2। अगर मैंने कंडीशन बना दी V1 इज ग्रेटर देन V2, तो ये हायर पोटेंशियल का कैपेसिटर था जिसकी एनर्जी ये थी, ये लोअर पोटेंशियल का कैपेसिटर था जिसकी एनर्जी ये थी। जब अपन ने दोनों कैपेसिटर्स को एक साथ लगा दिया तो चार्ज ट्रांसफर होगा दोनों कैपेसिटर्स के बीच में, हायर पोटेंशियल कैपेसिटर से किधर की ओर, लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर की ओर। कब तक, जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये है इस तरीके से, ये पूरा अपना सिस्टम बन चुका है, इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना, क्लियर। तो टोटल चार्ज सपोज ये कितना होता है आपका 8 होता, और ये कितना होता 12 होता। तो चार्ज इधर से इधर जा रहा होता, कितना जाता, जो भी जाता आपका ये, इसका भी बाद में 10 हो जाता, इसका भी बाद में कितना हो जाता आपका 10 हो जाता। तो जबकि पहले कितना था, इसका 8 था, इसका 12 था। पहले टोटल चार्ज कितना था, 12 प्लस 8 20, अभी भी कितना है 20। तो कोई पूछे इन दोनों कैपेसिटर को अगर इस तरह से लगाएंगे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो योर आंसर शुड बी Q1 प्लस कितना हो जाएगा, Q2। ये बात समझ में आ रही है। अब पहले कैपेसिटर के लिए लगा सकते हो C1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई V1। तो C1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई V1 से Q1 कितना आ गया आपका, C1V1 आ गया। सिमिलरली इसके लिए Q2 कितना आ जाएगा, C2V2 आ जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा आपका ये, दैट इज योर C1V1 प्लस कितना आ जाएगा आपका C2V2 आ जाएगा। अब कोई पूछे सिस्टम की टोटल कैपेसिटेंस कितनी, भाई ये टंकी ये अपने अंदर 100 लीटर स्टोर कर सकती है, ये अपने अंदर 50 लीटर स्टोर कर सकती है। दोनों को एक साथ लगा दिया, टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 100 प्लस 50 दैट इज योर 150। तो भाई टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई आपकी, C1 प्लस C2। मतलब टोटल चार्ज के लिए दोनों को ऐड कर दिया, टोटल कैपेसिटेंस के लिए दोनों को ऐड कर दिया। अब अगर मैं पूछूं टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसके लिए भी क्या करोगे आप, V1 प्लस V2। ना 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 ना, ये नहीं करना। ये बात समझ में आ रहा, क्योंकि पोटेंशियल के कारण ही चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इसका मतलब एक टाइम पे ऐसा आएगा जब इसका और इसका पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, दोनों के पोटेंशियल कॉमन हो जाएंगे, दोनों पोटेंशियल बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो भाई हमने एक चीज़ तो जान ली कि जब इन दोनों को अपन अलग अलग लगाएंगे, टोटल कैपेसिटेंस कितनी ये हो गई, टोटल चार्ज कितना ये हो गया, और सपोज दोनों का पोटेंशियल मिलाकर कितना हो गया, V हो गया, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया, कैपेसिटेंस C हो गई, चार्ज Q हो गया। तो अब लगा दो C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ये। तो हमने एक चीज़ तो निकाल ली है कि भाई ये इनिशियल कंडीशन में देखा कि भाई पोटेंशियल कितना था, चार्ज कितना था।
उसके बाद अपन ने फाइनल कंडीशन पर भी देखा कि पोटेंशियल कितना है और चार्ज कितना। ये बात समझ में आ रहा है। तो भाई फाइनली पोटेंशियल ये हो चुका है। जब पोटेंशियल इतना हो चुका है तो जब दोनों को ज्वाइन किया तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई, तो फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितनी है, फाइनली एनर्जी कितनी हो चुकी दोनों को ज्वाइन करने के बाद, तो फाइनल एनर्जी ये हो जाएगी UF इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ CV² हो जाएगी। C की वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप, दैट इज और हाफ C की वैल्यू लिख सकते हो आप C1 + C2, और V² को क्या लिख सकते हो आप, तो V की वैल्यू ये लिखी है तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये C1V1 + C2V2 डिवाइड बाई कितना है, ये C1 + C2 होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और ओपन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हाफ C1 + C2 और ये हो जाना है आपका ये C1V1 + C2V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा C1 + C2 टू द होल स्क्वायर। तो ये इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनल एनर्जी कितनी आ रही है आपकी C1V1 + C2V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ रहा है आपका, ये C1 + C2 आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। इट इज सेड टू बी द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहाँ पर देखो, अगर ये फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में है तो भाई जब शुरुआत में दोनों कैपेसिटर अलग अलग थे, इसने अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर की, हाफ C1V1²। क्लियर? इसने अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर की, हाफ C2V2²। ये बात समझ में आ रहा है। भाई सपोज इसकी एनर्जी कितनी थी आपकी, 100 थी, इसकी एनर्जी कितनी थी, 50 थी। जब दोनों को एक साथ लगा दिया गया, क्लियर, तो दैट इज योर 100 और ये क्या हो गया, 50 हो गया। तो पहले टोटल एनर्जी कितनी थी आपकी, 100 + 50 कितनी थी, 150। बाद में जब दोनों को एक साथ लगाया गया तब भी टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 150 आनी चाहिए। लेकिन टॉपिक का नाम क्या था, लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है। वो लॉस क्यों होता है, क्योंकि जब एक कैपेसिटर से चार्ज दूसरे कैपेसिटर में जाएगा तो एक वायर के थ्रू जाएगा, और आपको पता है कि जब भी चार्ज या करंट किसी वायर में फ्लो होता है तो वो वायर क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। और जब वो वायर हीटअप हो जाती है तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अगर पहले इंडिविजुअली में दोनों की टोटल एनर्जी का सम अगर 150 था तो बाद में लगाने के बाद ये सम 150 नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में थ्रू वायर जाएगा। तो ड्यूरिंग जिस मीडियम से जा रहा है उस मीडियम में कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कारण एनर्जी का क्या हो जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये भाई पहले एनर्जी कितनी थी, सपोज 10, बाद में एनर्जी कितनी हो गई, सपोज 9 आ गई। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा UI - UF। क्लियर? मैं इनिशियल से फाइनल को निकालूंगा। तो आप अगर करोगे तो कितना आएगा, 10 - 9 दैट इज 1। 1 एक कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। मतलब अगर इनिशियल से फाइनल को सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब ये लॉस ऑफ एनर्जी। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यही क्वांटिटी क्या आ जाए आपकी, जैसे इनिशियल अगर आपकी 9 होती, बाद वाली 10 होती, मतलब पहले से बढ़ गई, ये लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, गेन ऑफ एनर्जी। तब अगर इनिशियल से फाइनल सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। दोनों इक्वल होंगे तो आंसर किस में आएगा, 0 में आएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास इनिशियल एनर्जी भी है, फाइनल एनर्जी भी है, इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। अपन निकाल रहे हैं यहाँ पर ये चेंज इन एनर्जी, मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस क्या निकाल रहे हैं, फाइनल एनर्जी निकाल रहे हैं। और इन दोनों एनर्जीज को निकालने के बाद अगर ये पॉजिटिव आता है तो अपन कहेंगे एनर्जी का लॉस हुआ है, नेगेटिव आता है तो कहेंगे एनर्जी का गेन हुआ है, और अगर ये 0 आ जाता है तो अपन कहेंगे नाइदर लॉस नॉर गेन। क्लियर? तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेल्टा यू, जिसकी वैल्यू कितनी है, UI - UF है। UI की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी, दैट इज और हाफ C1V1² प्लस कितनी यहाँ पर आपकी हाफ C2V2² माइनस UF की वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये हाफ C1V1 प्लस कितना है आपका C2V2 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है आपका, ये C1 + C2। ये बात समझ में आ रही है। इस पूरे को हटा रहा हूँ क्योंकि पूरा मुझे डिराइव करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। पूरे में से हाफ क्या कर सकते हैं, अपन कॉमन ले सकते हैं। तो पूरे में से हाफ अपन ने कॉमन ले लिया तो कितना हो चाहिए, C1V1² प्लस C2V2² माइनस A + B होल स्क्वायर। तो लगा देते हैं यहाँ पर, ये C1² V1² प्लस C2² V2² प्लस 2C1 C2 V1 B2 होल डिवाइड बाई कितना है, ये C1 + C2। एलसीएम लेंगे, C1 + C2 जाकर इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ, और C1 का मल्टीप्लाई करो पूरे में तो कितना आ जाएगा, C1² V1² प्लस C1 C2 कितना हो जाएगा, V2²। फिर C2 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा C1 C2 V1² प्लस C2² V2² हो जाएगा। क्लियर? माइनस साइन ओपन कर दो तो माइनस कितना हो जाएगा, C1 V1², फिर ये हो जाएगा माइनस C2 V2²,
-2C1C2 और क्या हो जाएगा V1 V2 हो जाएगा, एंड होल डिवाइड बाई जो एलसीएम लिया वो कितना लिया आपने, ये C1 प्लस C2 लिया। ठीक, C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, कितना बच रहा C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, 2 C1 C2 V1 V2। तो यहाँ से C1 C2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ ऑलरेडी आपके पास कॉमन, C1 C2 और कॉमन ले लिया, नीचे पहले से कितना है C1 प्लस C2, तो बचा कितना यार, ये बचा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ये बात समझ में आ रहा है। इसको आप होल स्क्वायर के फार्मूले में लिख सकते हो, या तो आप इसको V1 माइनस V2 टू द होल स्क्वायर लिख सकते हो, या V2 माइनस V1 टू द होल स्क्वायर लिख सकते हो, या V1 माइनस V2, कुछ भी लिख दो जो भी तुम्हारा मन करे। दैट इज योर C1 C2 डिवाइड बाई कितना आ गया C1 प्लस C2, और इसको लिख दिया मैंने V1 माइनस V2 टू द होल स्क्वायर, एंड दैट इज योर डेल्टा U। अब चेक करना है कि जो डेल्टा U निकाला, मतलब जो फाइनल से इनिशियल को माइनस किया, वो क्वांटिटी प्लस आ रही कि माइनस आ रही। अगर क्वांटिटी प्लस है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, लॉस ऑफ एनर्जी बोल देंगे, और अगर क्वांटिटी माइनस है तो इसको क्या बोलेंगे, गेन इन एनर्जी बोल देंगे। तो भाई हाफ एक नंबर है, अब इसमें प्लस माइनस कोई हिसाब नहीं होगी, ऑलवेज प्लस है। कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव होती नहीं थी, ये टर्म भी प्लस है। भाई ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस के बाद होल स्क्वायर, तो अगर नेगेटिव आ भी जाएगा फिर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा U क्या कहलाएगा यहाँ पर, लॉस ऑफ क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये एनर्जी। और अगर डेल्टा U अगर यहाँ पर आपको लॉस ऑफ एनर्जी है, तो दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन करने पर जो एनर्जी का लॉस होता है कितना होता है, हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 टू द होल स्क्वायर। तो इस डेरिवेशन के कुछ रिजल्ट्स हैं। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये केस याद होना चाहिए कि दो अलग अलग कैपेसिटर्स को एक साथ ज्वाइन किया जा रहा है, ये कॉमन पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कॉमन पोटेंशियल होगा और कितने एनर्जी का लॉस होगा, एंड दिस इज द लॉस इन क्या होगा आपका, ये एनर्जी होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये तो डेरिवेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, इसका फार्मूला और कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा चुकी हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस। क्लियर, मैं इसके न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा, तो पहले मैं कैपेसिटर पूरा खत्म कर रहा हूँ और फिर इसके न्यूमेरिकल्स क्या कर रहे हैं अपन इसको ये लगाते रहेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो आज बस इतना ही कर रहे हैं अभी हम। ओके, थैंक यू।